Hello, everyone, and welcome to the session on Design for High Speed Automatic Assembly Part 1. In this session, I will be covering about Introduction to Feeding and Orienting System, design of parts for high speed feeding and orienting, and some additional feeding difficulties. सो अगर हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो कंपोनेंट्स या डिवाइसेस हमारे ऑटोमेशन में हेल्प करने वाले हैं वो सिमेट्रिकल हों. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्टड हेयर, अ थ्रेडेड स्टड. इस स्टड को आप देखें पहली फिगर में. दिस इज एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि एक तरफ इसकी थ्रेडिंग कम है और दूसरी तरफ इसकी थ्रेडिंग थोड़ी सी ज्यादा है. दिस मीन्स अगर इस स्टड को यूज करके हम मैनुअल हैंडलिंग और इंसर्शन प्रोसेस करेंगे तब ये स्टड हमारे लिए सक्सेसफुल है. बट अदरवाइज एक एग्जांपल लेते हैं. इसके ऊपर हमने एक मशीन विजन सिस्टम यानी कि एक कैमरा इंस्टॉल किया. अब कैमरा कहीं पर किसी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन कर रहा है, विच मीन्स कि वो एक तरफ जितना ट्रैवल करेगा उतना ही दूसरी तरफ उसको ट्रैवल करना है, क्योंकि दोनों तरफ उसको सिमेट्री लेकर आना है. बट द पॉइंट इज कि अगर ये स्टड हमारा मूवमेंट एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा मूवमेंट देगा तो ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन करना इस स्टड के थ्रू थोड़ा सा डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट मीन्स कि हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो हम एक ऑटोमेटिक सिस्टम से चाहते हैं. दैट मीन्स कि हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम को बनाने के लिए, उस प्रोसेस को बनाने के लिए जिस स्टड की जरूरत है उस स्टड के दोनों तरफ इक्वल थ्रेड्स होने चाहिए. सो दैट्स व्हाई इट्स रिटन हियर सिमेट्रिकल एंड इजी टू ओरिएंट. So this means we can say here, when we consider design for automation, we have to pay attention to the design of the parts for ease of automatic feeding and orienting. Then there are few points जो हमें automatic assembly में ध्यान देना है. पहली चीज तो ये कि assembly cost कभी भी इस पे डिपेंड नहीं करती कि असेंबली को कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो टाइम टेकन है ये हमारा प्रोसेस का टाइम है और ये प्रोसेस एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में डिफर करेगा, यानी कि वेरी करेगा. तो हम किस तरीके से असेंबली को किसी प्रोडक्ट को असेंबल कर रहे हैं ये हमारी अपनी जजमेंट है, हमारा अपना प्रोसेस है. इसलिए असेंबली कॉस्ट कभी भी टाइम टेकन टू कंप्लीट एन असेंबली इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. तो असेंबली कॉस्ट बेसिकली क्या है? असेंबली कॉस्ट इज द रेट एट विच असेंबली मशीन साइकिल्स टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट. एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में, मान लीजिए हम 1 घंटे की बात करते हैं, तो 1 घंटे में हमारे कितने प्रोडक्ट्स बन के रेडी हो जाते हैं ये असेंबली कॉस्ट इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी. दैट मीन्स वी कैन से कि अगर हमें मशीन का टोटल रेट यानी कि कॉस्ट पर यूनिट टाइम पता है और हमें ऑपरेटर्स की कॉस्ट पता है तो हम असेंबली कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं. To sum up, we can say that following 3 factors will be considered to calculate the assembly cost. पहली चीज है cost of all the equipments. Second is number of operators and the technicians. And third is assembly rate at which system is designed to operate. So, in conclusion here, till this point we can say that cost of product assembly includes the cost of each part used in manufacturing or assembling the product and the cost of feeding, orienting and automatic insertion. Then before we move further, feeding और orienting systems क्या है, इसके कुछ examples हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं. तो ये पहला example है. This is a vibratory bowl. इस बाउल के अंदर randomly कुछ स्प्रिंग पड़े हैं. इन स्प्रिंग्स को हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ओरिएंट करके आगे नेक्स्ट असेंबली पॉइंट पर फीड करना है. तो जो हमारे कंपोनेंट का शेप
और वेट होगा या साइज होगा, इसको ध्यान में रखते हुए हम वाइब्रेटरी बाउल की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे। और यहाँ इस एग्जाम्पल पे आप देख रहे हैं that if this is set up here in the random fashion, तो वाइब्रेट करके ये ग्रूव में आना शुरू कर देंगे एंड बाय वाइब्रेटिंग दे विल मूव टू अ सर्टेन पाथ और यहां से ये किसी असेंबली पॉइंट पे फीड होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी एक वाइब्रेटरी बाउल का एग्जाम्पल है, बट यहाँ पर कुछ बॉटल की कैप्स हैं जिनको हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ओरिएंट करके किसी नेक्स्ट असेंबली पॉइंट पर फीड करवाना चाह रहे हैं। एंड दिस इज द साइड व्यू ऑफ द वाइब्रेटरी बाउल। वाइब्रेटरी बाउल के सबसे ऊपर एक हुपर होगा जहां पर हम रैंडमली अपने कंपोनेंट्स को डालेंगे। बाय ग्रेविटी दे विल फॉल इनटू दिस वाइब्रेटरी बाउल और इस वाइब्रेटरी बाउल में वाइब्रेट होकर ये एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में आकर और नेक्स्ट असेंबली लाइन पर जाके फीडिंग हो जाएगी। फिर कुछ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है फॉर द डिजाइन ऑफ पार्ट्स फॉर हाई स्पीड फीडिंग एंड ओरिएंटिंग। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अभी हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ फीडिंग एंड ओरिएंटिंग पार्ट्स दो पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। पहला, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर फीडिंग एंड ओरिएंटेशन, and second is time interval between delivery of successive parts. So ultimately time between delivery of parts basically ये क्या है? This is equal to the cycle time of the machine, यानी कि raw material एक फिनिश प्रोडक्ट में कितनी देर में लगकर आएगा ये हमारा साइकिल टाइम हो जाएगा मशीन का। So let's consider something here. Let's say कि FR हमारा required delivery rate है, या हम कह सकते हैं it's a feed rate और इसकी यूनिट होगी parts per minute. RF is the cost. This cost is in पैसा per second of using the feeding equipment. तब हम अपनी cost of feeding each part निकाल सकते हैं using this equation 1 here. So cost of feeding CF is equal to 60 by FR into RF. Now this RF is calculated using this equation 2. इस equation 2 के अंदर CF है हमारे फीडर का कॉस्ट, E0 है equipment factory overhead ratio, PB is the payback period in months and SN is the number of shifts worked per day. And यहाँ पर आप एक कांस्टेंट देख रहे हैं which is 5760. बेसिकली ये क्या है? This is the number of available seconds in one shift working for 1 month divided by 100 to convert rupees into पैसा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। लेट्स से एक स्टैंडर्ड वाइब्रेटरी बाउल फीडर है, उसकी कॉस्ट है ₹5000 और पेबैक पीरियड है इसका 30 months एंड द फैक्ट्री इज वर्किंग विद 2 shifts। सो फैक्ट्री इक्विपमेंट ओवरहेड्स यहाँ पर 100% एज्यूम किए गए हैं। इसका मतलब कि 100% ओवरहेड एंड 2 shifts आर देयर, सो E0 वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। सो यूजिंग इक्वेशन 2 हमने RF की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की सब बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज और ये आई है 0.03 पैसा पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि इस फीडर को यूज करने में हमें 0.03 पैसा हमारा लगेगा फॉर 1 सेकेंड। अब अगर हम इस वाइब्रेटरी बाउल को स्टैंडर्ड मानते हैं और इसके कंपैरिजन में कोई और सिमिलर या इसके जैसा वाइब्रेटरी बाउल फीडर है जिसकी हम कॉस्ट ऑफ फीडिंग इक्विपमेंट निकालना चाहते हैं, इस केस में इसी एक्सप्रेशन में यानी इक्वेशन 2 में हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं एंड दैट विल बी कि हम इक्वेशन 2 के अंदर रिलेटिव कॉस्ट फैक्टर CR को इंट्रोड्यूस करें। सो दिस मीन्स कि CF का एक्सप्रेशन बन जाएगा 0.03। सो 0.03 इज कमिंग फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड वाइब्रेटरी बाउल कैलकुलेशन 60 by FR into CR। CR हो जाएगा हमारे नए वाइब्रेटरी बाउल की कॉस्ट। तो यहां से हमें रिलेटिवली पता चल जाएगा कि 0.03 से वो ऊपर आ रहा है, प्लस आ रहा है या नीचे वैल्यू आ रही है। अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड फॉर द न्यू वाइब्रेटरी बाउल फीडर। तो यहां तक हम एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं एंड दैट कंक्लूजन इज that feeding cost per part is inversely proportional to the feed rate
कहने का मतलब है फीड रेट हमारा जितना ज्यादा होगा उतनी फीडिंग कॉस्ट हमारी कम होती जाएगी। लेकिन यही फीडिंग कॉस्ट हमारी फीडर कॉस्ट के प्रोपोर्शनल है, यानी कि फीडिंग इक्विपमेंट, वो जो मशीन है फीडिंग की, अगर वो जितनी महंगी होगी फीडिंग कॉस्ट भी उतनी बढ़ती जाएगी। तो जब हम बहुत बड़े साइकिल टाइम्स की बात करते हैं, जहां बड़े बड़े इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस मैन्युफैक्चर या असेंबल होते हैं, वहां पर इन फीडिंग इक्विपमेंट्स की कॉस्ट को जस्टिफाई करना कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, बट टू डिसाइड फॉर दिस फीडिंग इक्विपमेंट, एक छोटा सा ग्राफ इसके लिए हम स्टडी करते हैं। दिस इज बिटवीन द रिक्वायर्ड फीड रेट एंड द फीडिंग कॉस्ट CF। यहां पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जितना फास्ट हमें पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है फीडिंग करने के लिए, उतनी कम से कम हमारी फीडिंग कॉस्ट होगी। पर यहां पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें फीडर की स्पीड लिमिट का भी ध्यान रखना है। हर मशीन की अपनी एक कैपेसिटी होती है और ऐसे ही हर फीडिंग इक्विपमेंट की अपनी एक स्पीड लिमिट होती है। हम उस लिमिट से ऊपर इस फीडिंग इक्विपमेंट को वर्क नहीं करवा सकते, अदरवाइज मशीन हमारी बहुत जल्दी ही ब्रेक डाउन हो जाएगी। इट विल गो इनटू सम मेंटेनेंस, या इतनी खराब हो जाए कि आपको शायद नया फीडर भी खरीदना पड़े। तो हमें हर मशीन की, जो भी मशीन हम यूज करते हैं, उसकी ऑपरेटिंग लिमिट्स को हमेशा ध्यान में रखना है। एंड इन दिस ग्राफ एक यहाँ पर नोटेशन है FM। सो दिस FM इज द मैक्सिमम फीड रेट। इस ग्राफ को स्टडी करने के लिए कुछ पैरामीटर्स को हम वेरिएबल बनाएंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये ग्राफ क्या है। अगर हम ये मानते हैं कि हमारे इस फीडिंग इक्विपमेंट का जो फीड रेट है वो 10 पार्ट्स पर मिनट है। पहला केस लेते हैं, अगर हम फीड रेट को हाफ कर दें, मतलब वी आर फीडिंग 5 पार्ट्स पर मिनट, तो इसका मतलब ये है हमें फीडर को स्लो मूव करवाना पड़ेगा और यहां पर फीडिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट केस लेते हैं, अगर हमने फीडिंग रेट डबल कर दिया, मींस 20 पार्ट्स पर मिनट कर दिया, तो इस चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, हम दो फीडर्स ऐसे यूज करें जिनका फीडिंग रेट 10 पार्ट्स पर मिनट है, और सेकेंड मेथड ये कहता है कि हम एक बड़ा फीडर यूज करें जिसकी फीड रेट 20 पार्ट्स पर मिनट है। लेकिन इन दोनों केसेस की, 2 फीडर्स की और सिंगल फीडर की कॉस्टिंग आएगी सेम। सो इट डिपेंड्स ऑन आवर जजमेंट कि हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। फिर एक और पॉइंट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जो हमें समझना जरूरी है। अगर हमारा रिक्वायर्ड फीड रेट मैक्सिमम फीड रेट से ऊपर है, यानी कि ज्यादा है, तो इस केस में हमारी फीडिंग कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी और वो फीडर की मैक्सिमम फीड रेट पर डिपेंड करेगी। तो अगर हम ग्राफिकली इसको देखना चाहें, यहां पर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख सकते हैं और ये जो हाइट यहां पर y एक्सिस तक की है, दिस इज FM. So it's written there, cost of using one feeder when operating at maximum rate FM. तो यहाँ पर आके हमारा जो कॉस्ट ऑफ फीडिंग है CF, वो कांस्टेंट हो जाएगा अगर हमें हमारा रिक्वायर्ड फीड रेट इक्विपमेंट की मैक्सिमम फीड रेट से ज्यादा हुआ तो। सेकेंड, एक और केस आता है यहाँ पे, अगर हम मल्टीपल फीडर्स यूज करते हैं, जैसा हमने यहाँ पॉइंट नंबर 2 में देखा था कि 20 पार्ट्स पर मिनट अचीव करने के लिए हमने 2 फीडर्स यूज किए एंड ईच इज हैविंग अ रेट ऑफ 10 पार्ट्स पर मिनट। तो ये हो गया मल्टीपल फीडर का केस। इस केस में हमें जो फीड रेट स्टडी करना होगा वो करना पड़ेगा इस डॉटेड लाइन से। सो दिस सॉटूथ लाइन बेसिकली इज टेलिंग अस कि अगर हम मल्टीपल फीडर यूज करेंगे फीड रेट्स को बढ़ाने के लिए, तो हमें हर टूथ के पीक को चेक करना पड़ेगा कि हमारा हर फीडर कितना मैक्सिमम जो है फीड रेट अचीव कर पा रहा है। अगर हमारे फीडर्स, 2 फीडर्स फॉर एग्जाम्पल सेम है, जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस किया था, तो ये सॉ टूथ की ट्राइंगल और उसका पीक यहाँ पर सेम होंगे। लेकिन अगर अलग अलग
वैरायटी के फीडर्स हुए जिसमें हर एक का फीड रेट इज डिफरेंट, तो इन दैट केस जैसा ग्राफ में शो किया हुआ है इस तरह से आपको हर की पीक जो है वो अलग मिलेगी। नाउ कंसीडरिंग इक्वेशन 3 अगेन, तो इक्वेशन नंबर 3 यहां पर मैंने रिपीट कर दी है। इस इक्वेशन को हम तब तक यूज कर सकते हैं जब तक हमारा रिक्वायर्ड फीड रेट मैक्सिमम फीड रेट से कम है, जैसा कि अब तक हमने देखा। बट व्हाट विल हैपन अगर यही फीड रेट हमारा मैक्सिमम फीड रेट से ऊपर हो जाएगा? तो ग्राफिकली तो हमने देखा कि हमारी फीडिंग कॉस्ट जो है वो मैक्सिमम फीड रेट पर आके कांस्टेंट हो जाएगी। तो वो कितनी होगी, कैसे होगा? तो इसी इक्वेशन में एक छोटा सा मॉडिफाई हम कर देंगे। इंस्टेड ऑफ दिस FR, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट FM हियर। सो बाकी सारी इक्वेशन हमारी सेम है, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आर सिमिलर, लेकिन FR की जगह हम FM को डालेंगे और यहां से अब हम कॉस्ट ऑफ फीडिंग को कैलकुलेट करेंगे इन केस इफ FR इज ग्रेटर देन FM। नाउ व्हाट इज दिस मैक्सिमम फीडिंग रेट? मैक्सिमम फीड रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन 5 का यूटिलाइजेशन करेंगे। इक्वेशन 5 सेज FM is equal to 1500 times E divided by L, this much parts per minute। अब E यहां पर है ओरिएंटिंग एफिशिएंसी फॉर द पार्ट, और L जो है वो उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की लेंथ है, या हम उसको यह भी कह सकते हैं इट्स द ओवरऑल डायमेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ फीडिंग। ओके, सो दिस वी हैव टू टेक अप। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटिंग एफिशिएंसी? यहां पर हम कुछ डाइज को कंसीडर करते हैं। हमारे पास कुछ डाइज हैं, वो क्यूबिक शेप में है और हर क्यूब के हर फेस पर नंबर्स प्रिंटेड है 1 से लेके 6 तक। दिस इज समथिंग सिमिलर टू द डाइसेस जो हम अपने गेम्स में यूज करते हैं। अगर हमारा ये कंसर्न नहीं है कि क्यूब्स को फीड करवाते वक्त फेस जो अपर फेस है उसमें क्या नंबर प्रिंटेड है, 1 से लेके 6 तक कुछ भी प्रिंटेड हो सकता है, इन दैट केस वी डोंट नीड एनी ओरिएंटेशन। यहाँ किसी ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है और ये सारी की सारी डाइज जो है दे विल बी डिलीवर्ड एट द रेट ऑफ 1 per second, यानी कि 1 सेकेंड पे एक डाई जो है वो आगे फीड हो जाएगी फ्रॉम द वाइब्रेटरी बाउल फीडर। ओके, सो दिस इज द सिंपल केस, क्योंकि यहां हमें कोई कंसर्न नहीं है, बस क्यूब जो है वो फीड होनी चाहिए, दैट्स इट। लेकिन अगर हमने ये कंडीशन लगा दी कि सबसे ऊपर वाला जो फेस है वहां पर 6 ही प्रिंटेड होना चाहिए, सो इन दैट केस वी हैव टू इंस्पेक्ट एंड वी हैव टू ओरिएंट द क्यूब, और यहां पर डिलीवरी रेट हमारा यानी कि फीड रेट हमारा कम हो जाएगा। तो अगर हमें 6 को ही ऊपर प्रिंटेड रखना है तो उसको चेक करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम में व्हाट वी कैन डू इज टू एम्प्लॉय अ विजन सिस्टम। हम एक कैमरा लगा सकते हैं, विजन सिस्टम लगा सकते हैं, वो नंबर को फेस वैल्यू को चेक करेगा। अगर 6 मिला तो वो क्यूब हमारी आगे ओके में चली जाएगी। अगर 6 के अलावा कोई और नंबर मिला सो इट विल गो इनटू द रिजेक्शन। सो रिजेक्शन मीन्स कि वो वापस से वाइब्रेटरी बाउल में जाएगा, फिर से उसकी ओरिएंटेशन होगी, और जब तक ओरिएंटेशन होती रहेगी जब तक कि उसकी अपर फेस की वैल्यू 6 ना मिले। ओके, सो दिस कैन बी वन थिंग। सो इस केस में क्या होगा, डिलीवरी रेट वुड फॉल टू एन एवरेज ऑफ 1 डाई एवरी 6 सेकेंड्स। तो यहां पर एक वर्स्ट केस हमने अज्यूम किया है कि डाइज जो हमें कैसे मिल रही है, पहली का अपर फेस है, अपर फेस पे प्रिंटेड है 1 2 3 till 6, सो यानी कि एवरी 6th डाई इज हैविंग द वैल्यू 6 प्रिंटेड ऑन द अपर फेस। तो यहां पर फीड रेट हमारा क्या हो जाता है, 1/6 per second। So this factor 1/6, now it is defined as the orienting efficiency E. And it can be seen that maximum feed rate is proportional to the orienting efficiency। इक्वेशन 5 मैंने यहाँ पर रिपीट कर दी है और यहीं से हम देख सकते हैं L हमारा फिक्स्ड है, 1500 is a constant value, so FM is directly proportional to E। Now let's take one case
अगर डाइस का साइज डबल कर दिया, लेकिन जो फीड स्पीड है वो हमारी अनअफेक्टेड है, यानी कि वो हमने सेम रखी, इस केस में इट वुड टेक twice as long to deliver each die. Then from equation 5, it is also concluded that maximum feed rate is inversely proportional to the length of part in the feeding direction. और ये हम इस ऊपर वाले स्टेटमेंट के थ्रू देख सकते हैं. Now, for simplicity, I have a duplicated equation 4 here. So, equation 4 shows that when FR is greater than FM, feeding cost per part is inversely proportional to FM. तो वो हम इस equation से देख सकते हैं कि अगर हमारा CR constant है, then CF is inversely proportional to FM. Under these circumstances, cost of feeding is inversely proportional to orienting frequency. इस केस में CF वो ओरिएंटिंग फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होती जाएगी, कॉस्ट ऑफ फीडिंग उतनी ही कम होती जाएगी. बट दिस कॉस्ट ऑफ फीडिंग इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पार्ट इन द फीडिंग डायरेक्शन, यानी कि जितना बड़ा कंपोनेंट हमारा होगा उतना ही देर से वो फीड होगा और उतनी ही कॉस्ट ऑफ फीडिंग हमारी बढ़ जाएगी. अब जितने भी हमने ऑटोमेटिक फीडिंग या ओरिएंटिंग मेथड्स मैथमेटिक्स के थ्रू अभी यहाँ तक स्टडी किए हैं, ये सब के सब स्मॉल पार्ट्स के लिए एप्लीकेबल है. और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग स्मॉल पार्ट्स का मतलब है पार्ट्स विच आर लेस देन 8 inches. Now there are few additional feeding difficulties and that is अगर हमारे पार्ट के एजेस थोड़े थिन हैं, पतले हैं, तो वहां पर टेंडेंसी हो जाती है कि जैसे जैसे वो फीडिंग कन्वेयर में आगे बढ़ेंगे, दे विल टेंड टू ओवरलैप, वो उनकी ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी. और अगर ओवरलैपिंग शुरू हुई, जैसा कि हम इस फर्स्ट फिगर से देख सकते हैं, तो इनकी ओरिएंटेशन में भी प्रॉब्लम आएगी. राइट, सो दैट मीन्स कि हमें अपने कंपोनेंट्स में कुछ ऐसा डिजाइन में भी चेंज करना पड़ेगा ताकि इनके थिन होने की वजह से या कम थिकनेस होने की वजह से फीडिंग या ओरिएंटेशन में दिक्कत ना आए. सो दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन दिस सेकेंड फिगर. यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, बेस में यहाँ पर एजेस को थोड़ा सा बेंड किया गया है 90 डिग्रीज पर, दिस साइड एंड दिस साइड ऑल्सो. अब ये जो बेंडिंग है 90 डिग्रीज की, ये प्रिवेंट करेगी इनको एक दूसरे पर ओवरलैप करने से, और इसकी वजह से फीडिंग भी प्रॉपर होगी, ओरिएंटेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट. हमारा क्या कंपोनेंट है जिसको हम फीड करवाना चाह रहे हैं या क्या प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को ढूंढना होगा. सो दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेशन. मेरे अगले सेशन के टॉपिक्स हैं हाई स्पीड ऑटोमेटिक इंसर्शन, एनालिसिस ऑफ एन असेंबली, जर्नल रूल्स फॉर प्रोडक्ट डिजाइन फॉर ऑटोमेशन एंड असेंबली फ्रॉम अबव. आप अगर रेगुलर रहना चाहते हैं इन अपडेट्स के लिए, then kindly subscribe my channel. Thank you and happy learning.